हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आल अकेडमी। इस वीडियो में हम रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश की सेकंड यूनिट आनंद मठ आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां से लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया था। अभी तक सिर्फ महात्मा सत्यानंद जानते हैं कि नबीनानंद एक्चुअली मेल नहीं है, फीमेल है। और ये कौन है? ये है शांति, जीवानंद की पत्नी। तो अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए जो प्रतिज्ञा शांति ने भी ले ली है, इसे निभाने के लिए अब ये यहीं पर आनंद मठ में ही रहेंगी। लेकिन जो इनका भेष है वो एक सन्यासी का है। तो गोवर्धन इन्हें यानी नबीनानंद को अलग अलग कमरे दिखाता है जहां पर ये ठहरना चाहते हैं। तो सरप्राइजिंगली नबीनानंद यानी शांति को कोई कमरा पसंद नहीं आता, क्योंकि इवेंचुअली नबीनानंद को जीवानंद का कमरा देखना है, यानी कि शांति अपने पति जीवानंद का कमरा देखना चाहती है। गोवर्धन उसे मना करता है कि भाई आप यहाँ नहीं ठहर सकते, यहाँ पर जीवानंद ठाकुर रहते हैं। तो शांति कहती है ठीक है, अगर मुझे कमरा नहीं मिलेगा तो मैं तो एक पेड़ के नीचे ठहर जाऊंगा। और ऐसा कहकर शांति जीवानंद के कमरे में एंटर करती है। वहां बैठकर कुछ किताबें पढ़ती हैं और इतने में जीवानंद वापस आ जाते हैं। और आते ही जीवानंद देखते ही शांति को पहचान लेते हैं, इवन दो शांति एक सन्यासी के भेष में है और कोई कह नहीं सकता कि ये एक औरत है। तो पहला सवाल जीवानंद शांति से करते हैं, व्हाट इज दिस शांति? शांति आगे से कहती है, कौन शांति? मैं नबीनानंद गोस्वामी हूँ। जीवानंद कहते हैं, हाँ हाँ, ये एक नया नाटक तुमने शुरू कर दिया। तो नबीनानंद बताओ मुझे, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? शांति कहती है कि जेंटलमैन एक दूसरे से बहुत तमीज से बात किया करते हैं, स्पेशली जब पहली बार मिल रहे हो। तो ये क्या तरीका है आपका बात करने का? तो अब जीवानंद के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो हाथ जोड़ देता है और कहता है, मोस्ट हम्बली योर सर्वेंट नाउ रिक्वेस्ट यू, कि आपका दास आपको रिक्वेस्ट करता है सर कि आप बताएं कि भैरुईपुर से यहाँ आप इस गरीब के कमरे में क्या कर रही हैं? शांति अभी भी कहती हैं, मैं नहीं जानती भैरुईपुर को, मैं तो यहाँ पर संतानों का जो धर्म है उसे फॉलो करने आई हूँ और मैंने भी प्रतिज्ञा ली है। जीवानंद ये सुन के कहते हैं, व्हाट अ टेरिबल मिसफॉर्च्यून, तुम तो एक औरत हो और औरत होकर तुमने ये प्रतिज्ञा ले ली। अब यहीं से हम चलते हैं इस क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा गया है, हाउ डज आनंद मठ डिपिक्ट द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड हाउ डज इट चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस? यानी कि जीवानंद की भी ये सोच है कि भाई तुम तो औरत हो, तो तुम इतनी हार्डशिप्स यहाँ पर नहीं फेस कर पाओगी। लेकिन शांति कहती है, आपको कैसे पता लगा कि मैं औरत हूं? यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में लगे हुए हैं, तो देखें ये कॉन्वर्सेशन कहां पर जाके खत्म होती है। जीवानंद कहता है, क्यों? मुझे तो लगा था कि मेरी वाइफ एक औरत होगी। तो शांति कहती है, तो आप ऐसा मानते हैं कि मैं आपकी वाइफ हूं, आपकी पत्नी हूं? तो अगर ऐसा है, अगर आपके मन में एक ख्याल आता है, तो आप मुझे बताएंगे कि आपकी ड्यूटी क्या बनती है? जीवानंद कहता है कि मुझे तुम्हें किस करना चाहिए। लेकिन इसी बात पर शांति कहती है कि जब आपने प्रतिज्ञा ली थी, when you were initiated, आपने कसम खाई थी कि आप किसी वुमेन के साथ भी नहीं बैठेंगे। तो हालांकि शांति नबीनानंद के भेष में है, यानी एक सन्यासी के भेष में है, लेकिन उनका पति जीवानंद ऑफ कोर्स उन्हें पहचान लेता है। और इवेंचुअली यहीं पर आके बात खत्म होती है कि शांति कहती है कि अगर आपको लगता है कि मैं वुमन हूं, यानी अगर आपने मुझे पहचान लिया है, तो ये आपकी ड्यूटी के अगेंस्ट है कि आप मेरे से बात भी करें। यानी कि बिल्कुल वही बात जो शांति ने महात्मा सत्यानंद को बोली थी कि यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को ढूंढने आई हूँ, जो जिस धर्म की पालना मेरे हस्बैंड कर रहे हैं उसमें उनका साथ देने आई हूँ। एज अ वाइफ मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, ये इस बात का प्रमाण है।
उसके बाद इस नॉवल के पार्ट 3 में हमें बताया जाता है कि कुछ टाइम बाद भारी वर्षा होती है और पहले की जो कंडीशन थी यानी कि फैमिन ड्यू टू नो रेन, वो सिचुएशन अब बदल जाती है। अब कोई अकाल नहीं है, कोई सूखा नहीं है, बल्कि धरती अब हरी भरी हो गई है। लेकिन लोगों की, इंसान की यहाँ पर बहुत कमी है, क्योंकि आप जानते हैं कि उस फैमिन में कितने लोगों की जानें गई थी। जो हाउसेस अनइनहेबिटेड हैं, यहाँ पर अब एनिमल्स रहने लगे हैं। Hundreds of fertile fields remained uncultivated or filled with jungle. यानी ऐसे बहुत से फील्ड्स हैं जो फर्टाइल हैं, जहां पर खेती हो सकती है, उपजाऊ जमीन है, लेकिन वो अनकल्टिवेटेड हैं। क्योंकि देखें, बात यह है कि क्रॉप्स तो ग्रो कर रही हैं, कल्टीवेशन हो रही है, लेकिन उन्हें कंज्यूम करने के लिए अब लोग नहीं हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को खरीदने वाला कोई नहीं है। तो यानी जो किसान हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं, उनकी जो उपज होती है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जब वो बेच ही नहीं पाते हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो कैसे वो जमीन का रेंट अपने लैंडलॉर्ड को पे करेंगे और कैसे उनके पास पैसे आएंगे। तो इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने रॉब करना शुरू किया, चोरी करनी शुरू कर दी, एंड थीव्स एंड रॉबर्स बिकेम रैम्पेंट। किसी के पास अगर गन या पिस्टल होती थी तो संतान उसे छीन लिया करते थे और हर विलेज में वो लोगों को भेजा करते थे और पूछा करते थे, स्पेशली जो हिंदूज थे, कि भाई तुम भगवान विष्णु की पूजा करोगे। तो ऐसे करते करते 20 और 25 के बैंड्स में, यानी कि 20-25 लोगों के ग्रुप में ये विलेजेस में जाते थे। किनके विलेजेस में? जहां पर मुसलमान लोग रहते थे और उनके घर जला दिया करते थे। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा। ये इस नॉवल की एग्जैक्ट लाइंस हैं। आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप लिटरेचर के स्टूडेंट की तरह इस प्लॉट के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें और भावनाओं में बह ना जाएं। तो संतान क्या किया करते थे? जब भी किसी विलेज में जाकर लूटपाट मचाया करते थे, तो लूट का जो सामान है वे उन नए लोगों में बांट दिया करते थे और बाद में उन्हें बुलाकर उन्हें भी इनिशिएट किया करते थे। यानी ये जो प्रतिज्ञा है मातृभूमि की सेवा करने के लिए, उन्हें दिलवाया करते थे। तो ऐसे लोगों को ये लगने लगा कि भाई अगर हम संतानों के साथ मिल जाएंगे, इनके धर्म को फॉलो करेंगे, तो ये तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। अभी अभी ऊपर आपको बताया गया है कि उस समय हरियाली थी, कल्टीवेशन की जाती थी, लेकिन जब खरीदने वाला ही कोई नहीं था तो पैसे की बहुत तंगी उस समय थी और लोग तो वैसे ही बैड गवर्नमेंट से बहुत डिस्गस्टेड थे, क्योंकि मुस्लिम रूल के अंडर जो कंडीशंस थी उस समय के जो नवाब हैं बंगाल के, वो प्रजा के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। सूखा और अकाल और बीमारियों की वजह से पिछले साल बहुत लोगों की जानें वहां पर गई थी। तो ऐसे करके संतानों ने और लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स की संख्या में संतान बढ़ने लगे। जो लोकल ऑफिशियल्स हैं, ये संतान को पनिश करने के लिए बहुत से सोल्जर्स भेजने लगते हैं, लेकिन अब इस समय संतान वेल ऑर्गेनाइज हैं, आर्म्ड हैं और प्राउडली मिलिटेंट हैं। आपको याद होगा, इससे पहले जब संतानों की सोल्जर्स के साथ झड़प होती है, वो सिनेरियो था जब महात्मा सत्यानंद को शहर में प्रिजन में डाल दिया जाता है। लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। तो संतान जब भी सोल्जर से लड़ा करते हैं, ये हमेशा इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, हरि 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 बोल, हरि बोल। और इनकी इन गूंजों से वॉरेन हेस्टिंग्स के भी कान खड़े हो जाते थे, जो कि उस समय के गवर्नर जनरल थे। पहले तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने संतानों के इस रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए फौजदार सोल्जर्स को भेजा, लेकिन उनके सोल्जर्स इतने ज्यादा डीमोरलाइज थे कि संतानों का अगर नाम भी वो सुनते थे, अगर एक बूढ़ी औरत भी संतानों का नाम लेती थी, तो ये सोल्जर्स भाग जाते थे, डर जाते थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? एक बहुत बड़े सोल्जर कैप्टन
थॉमस को भेजा, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिमेंट के हेड थे। तो यहाँ पर इस चैप्टर में एक लाइन में बताया गया है कि कैप्टन थॉमस के जो सोल्जर्स थे, दे वर डिफीटेड बाय द इन्यूमरेबल एंड अनकॉन्करेबल संतान्स। लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में आप डिटेल में समझेंगे कि कैसे उनकी हार हुई थी और कैसे संतानों की जीत हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हमें बताया जाता है कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत सी सिल्क फैक्ट्रीज हुआ करती थी और मिस्टर डैनी वर्थ इनमें से एक सिल्क फैक्ट्री जो कि शिवग्राम में थी उसके हेड थे। मिस्टर डैनी वर्थ ने अपनी वाइफ और डॉटर्स को कलकत्ता भेज दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो कंफ्यूजन है, खेओस हो रहा है संतानों की वजह से। और इतने में क्या होता है कि संतानों की इन काम की वजह से कुछ बदमाश कह लीजिए या कुछ लोग जो लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे, जैसे कि हरी, डोम, बागड़ी, बूनो, इन्होंने कैप्टन थॉमस के फूड कॉन्वॉय को अटैक किया। अब जाहिर सी बात है कि सोल्जर्स के लिए खाना आएगा तो कॉन्वॉय में आएगा, बड़े बड़े कंटेनर्स में आएगा। तो इन लोगों ने कैप्टन थॉमस के फूड कॉन्वॉय पर अटैक किया। आटा, मक्खन, चावल, ऐसी चीजें इन्होंने वहां से लूटने की कोशिश करी, लेकिन कैप्टन थॉमस के कुछ सोल्जर्स ने इन्हें वहां से भगा दिया। तो उस दिन कैप्टन थॉमस एक रिपोर्ट भेजते हैं आगे कि टुडे विद 157 सोल्जर्स 14,730 रिबेल्स हैड बीन डिफीटेड, यानी कि इतने 14,000 रिबेल्स को, संतानों को हमने हरा दिया, जिनमें से 2,153 रिबेल्स यानी कि संतान को हमने मार दिया और 1,223 संतानों को हमने घायल कर दिया और 7 लोगों को हमने बंदी बना लिया। 7 वर टेकन प्रिजनर्स। तो आप जानते हैं ये सब मनगढ़ंत रिपोर्ट उन्होंने बनाई है। असलियत में उन्होंने सिर्फ 7 लोगों को बंदी बनाया था जिन्होंने उनके फूड कन्वॉय पर अटैक किया था। इसके बाद एक दिन कैप्टन थॉमस हंटिंग के लिए फॉरेस्ट में जाते हैं नियर शिवग्राम। साथ में मिस्टर डैनी वर्थ को और कुछ हंटर्स को भी साथ में ले जाते हैं। वहां पर जाके एक यंग सन्यासी को देखकर बहुत ज्यादा एस्टॉनिश हो जाते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो? क्या तुम भी रिबेल हो? क्या तुम भी संतान हो? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो वो जो सन्यासी है वो कहता है हाँ हाँ मार दो गोली। और इतना कहकर ये सन्यासी कैप्टन थॉमस के हाथ से उनकी गन छीन लेता है और अपना असली भेष दिखाता है। और कैप्टन थॉमस को पता लगता है कि भाई ये तो सन्यासी नहीं, ये तो एक बहुत खूबसूरत वुमन है। और ये वुमन और कोई नहीं, शांति ही है, जो सन्यासी के भेष में घूम रही थी। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है बिटवीन कैप्टन थॉमस एंड शांति, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। शांति कहती है, साहेब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं? गो होम, आप घर चले जाएं। वो पूछता है कि भाई तुम कौन हो? वो कहती है मैं उनमें से एक की बीवी हूं जिनके साथ आप लड़ने आए हैं, मैं एक सन्यासिनी हूं। कैप्टन थॉमस कहते हैं क्या तुम मेरे घर में रहोगी? तुम मेरी वाइफ की तरह रह सकती हो, लेकिन हम मैरिज नहीं करेंगे। तो शांति इसका जवाब देती है कि साहेब हमारे घर में एक पालतू बंदर हुआ करता था और वो बेचारा रिसेंटली मर गया। उसका जो केज है, पिंजरा, वो खाली है। क्या आप उस पिंजरे में चलेंगे? Will you stay in that cage? There are very good bananas in our garden. आपको बहुत अच्छे केले खाने को मिलेंगे। तो ये इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है और इवेंचुअली शांति कैप्टन थॉमस की गन को फेंक देती है और वहां से हंसते हुए चली जाती है। इनफैक्ट जितने भी आपको एनकाउंटर्स या इंसिडेंट्स मिलेंगे इन्वॉल्विंग शांति, चाहे वो अपने असली भेष में है या नबीनानंद के भेष में है, आप हमेशा ये पाएंगे कि रोल ऑफ विमेन इन दिस नॉवल कैसे डिपिक्ट किया गया है कि विमेन को ट्रेडिशनल सोच के हिसाब से हम ये समझा करते हैं कि ये नाजुक होती हैं,
युद्ध में भाग नहीं ले सकती हैं, इनका काम सिर्फ घर पर रहना है। लेकिन जितने भी इंसिडेंट्स ऐसे दिखाए गए हैं उनसे इस ट्रेडिशनल सोच को चैलेंज किया गया है। इनफैक्ट कल्याणी ने भी जब जहर खाया था ये सोचकर कि मेरा पति मातृभूमि की सेवा नहीं कर पा रहा है मेरी वजह से, तो ये भी बहुत बड़ी बात है और इसी चीज को आगे जस्टिफाई करती है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हमें बताया जाता है कि शांति जंगल में एंटर करती है और यहाँ पर ब्रांचेस और लीव्स के बीच में छुपी हुई एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी है। इस झोपड़ी में शांति प्रवेश करती हैं और सामने देखती हैं कि जीवानंद वहां बैठे हैं और सारंग बजा रहे हैं। जीवानंद कहते हैं, शांति, फॉर ब्रेकिंग माई वाउ वंस माई लाइफ इज ऑलरेडी फॉरफिट। आपका ध्यान यहाँ पर मैं ड्रॉ करना चाहूंगा इस क्वेश्चन की तरफ जिसमें लिखा है, हाउ डज आनंद मठ डिपिक्ट द आइडिया ऑफ सैक्रिफाइस एंड सेल्फ डिसिप्लिन, एनालाइज इट्स सिग्निफिकेंस। अभी तक अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जीवानंद ऐसा क्यों बोलते हैं कि भाई जो प्रतिज्ञा मैंने ली थी अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए वो मैंने भंग की है। ऐसा क्या जीवानंद ने किया है? कहते हैं, whatever is a sin must be atoned for। ऐसा कौन सा पाप किया है जीवानंद ने जिसके लिए ये प्रायश्चित करना चाहते हैं? आगे कहते हैं कि प्रायश्चित तो अब तक मैं कर लेता। बाय द वे, प्रायश्चित का मतलब यहाँ जीवानंद ये कहना चाह रहे हैं कि ये अपने प्राण त्याग देना चाहते हैं। तभी कहते हैं कि अभी तक मैंने प्रायश्चित कर लिया होता लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने नहीं किया है और इस बार बैटलफील्ड में यानी युद्ध भूमि में मुझे प्रायश्चित करना ही होगा, अपने प्राण त्यागने ही होंगे। तो बहुत छोटी सी बात समझते जाइए, जीवानंद ने ऐसा क्या किया है? संतान धर्म या इस प्रतिज्ञा में ये रूल्स बताए गए थे महात्मा सत्यानंद के द्वारा कि जब तक ये काम हमारा पूरा नहीं हो जाता तुम सभी को अपने परिवार वालों से रिश्ता नाता तोड़ लेना है, अपनी बीवी बच्चों की शक्ल तक नहीं देखनी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये मान लेना कि तुमने इस प्रतिज्ञा को भंग किया है और तुम्हें पश्चाताप करना होगा, विच इज डेथ। तो जीवानंद अपनी मर्जी से अपनी बीवी को मिलने नहीं गए थे, यानी अभी तो शांति आनंद मठ में रह रही हैं लेकिन इससे पहले जीवानंद महेंद्रा और कल्याणी की बच्ची, छोटी सी बच्ची जो नदी के किनारे थी, उसको रेस्क्यू करने के लिए अपनी सिस्टर के घर जाते हैं, अपनी सिस्टर निमी को देने के लिए कि भाई ये बच्ची मुझे यहाँ से मिली है, तुम इसकी देखभाल करो। और उनकी सिस्टर वहां जीवानंद से जिद करती हैं कि भैया तुम आए हो तो अब अपनी वाइफ से मिलते जाओ। तो वहां पर जीवानंद ने जब शांति को देखा, शांति को कसकर जपी डाल ली और कहते हैं कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, भाड़ में गई प्रतिज्ञा। सिर्फ इतना ही हुआ था और तुरंत ही शांति जीवानंद को मना लेती हैं कि भाई तुम तो हीरो हो, मुझ जैसी तुच्छ औरत के लिए तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दोगे। तो इतनी सी बात को जीवानंद एक सिन मानते हैं कि भाई मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है और मुझे अपने प्राण त्यागने होंगे। तो यहां से पता लगता है कि कितना जबरदस्त सेल्फ डिसिप्लिन संतानों में है और सैक्रिफाइस है, क्योंकि जीवानंद को रियलाइज होता है कि मैंने अपने प्राण त्यागने हैं, मुझे पश्चाताप करना ही होगा। लेकिन जवाब में देखें जो शांति का आंसर है कितना ऑसम है। शांति कहती है, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, आई एम योर वेडेड वाइफ, tied in holy wedlock to you, I am your religious partner। इतनी कठिन प्रतिज्ञा जो आप फॉलो कर रहे हैं इसमें मैं आपका साथ देना चाहती हूँ, तभी मैं घर छोड़ के आई हूँ कि यहाँ पर हम दोनों अपने इस धर्म को एक साथ प्रैक्टिस कर सकें, फॉलो कर सकें। आगे कहती है कि हमारे बीच में ये जो शादी हुई है इस जन्म में आप ये सोचो कि ये शादी हुई नहीं है, आने वाले जन्म में या आने वाले जन्मों में जब हमारी शादी दोबारा होगी तब की तब देखी जाएगी, लेकिन इस जन्म में आप ये समझें कि हमारी शादी हुई नहीं है।
आगे कहती है कि आप पश्चाताप की बात ही क्यों करते हो जब आपने कोई पाप ही नहीं किया। Why talk of penance when you have committed no sin? क्योंकि महात्मा सत्यानंद के अकॉर्डिंग इस प्रतिज्ञा के चलते अगर ये अपने घर वालों की शक्ल भी देख लेते हैं तो ये माना जाता है कि इनकी प्रतिज्ञा भंग हो जाती है। और वहां जाकर जीवानंद ने सिर्फ अपनी बीवी को जपी डाली थी, एकदम से बहक गए थे कुछ क्षणों के लिए, लेकिन वापस अपने सेंसेस में आ गए थे और अपनी मर्जी से वहां नहीं गए थे। महेंद्रा और कल्याणी की बच्ची को बचाने के लिए, उसे अपनी सिस्टर के हाथों में सौंपने के लिए वहां पर गए थे। तो ऐसा कहकर इन दोनों के बीच में ये बात खत्म हो जाती है और दोनों शांति और जीवानंद वंदे मातरम गाते हुए आगे चले जाते हैं। So guys, if you like the video, please share it with your friends and subscribe to our channel, and thank you for watching.